आज अपन हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे कच्चे माल की खोज में। अब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कच्चा माल का उपयोग करते थे और उनकी खोज में उन्होंने क्या क्या किया। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक अब उनका उत्पादन करता है। मतलब कच्चा माल जैसे हमें जंगलों से मिल जाता है, लकड़ी वगैरह है और भी कई तरह की चीज़ें हैं, और किसान हैं अनाज वगैरह उगाते हैं, कपास उगाते हैं, तो पशुपालन से भी हमें कच्चा माल मिल जाता है। तो जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। अब लकड़ी है, जो धातु है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, फिर इनको प्रोसेस करके कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे बर्तन हैं, हथियार हैं, कई तरह की चीज़ें बनती हैं, गहने हैं। फिर मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। किसान खेती करके कपास उगाता है, तो कपास क्या है? एक कच्चा माल है, जिसके बाद प्रोसेस किया जाता है, इसका कताई की जाती है, बुनाई करके इसे कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती है थी लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। अब वहाँ पर कई तरह से कच्चा माल मिल जाता था, लेकिन जो धातु थे जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब उन्हें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, मंगाना पड़ता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके राजस्थान उनके पास में ही था, तो तांबा वे वहाँ से मंगाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश, अब जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके पश्चिम में एक देश था जिसका नाम था ओमान, वहाँ से वे तांबे का आयात करते थे। फिर कांसा बनाने के लिए उन्हें तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन की आवश्यकता होती थी, जिसे वे ईरान और अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे, मंगाते थे, आयात कराते थे। फिर सोने का आयात वे कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात वे गुजरात और ईरान और अफ़गानिस्तान से किया करते थे। तो इस तरीके से वे अपनी आवश्यकता अनुसार जो धातु थी वो अलग अलग देशों से मंगाते थे। अब ये नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब नगर में जो लोग रहते थे जैसे राजा है, शासक है, लेखक है, दस्तकार है, व्यापारी है, तो उन सब के लिए भोजन की आवश्यकता होती थी। उनको भी वो भी भोजन तो करते थे, तो वे कहाँ से मंगाते थे ये पढ़ते हैं। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। कुछ लोग नगरों में रहते थे, गाँव में भी रहते थे, और जो गाँव में रहते थे वे अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले, अब जो किसान थे और जो जानवर पालने वाले चरवाहे थे वे शहरों में रहने वाले शासक है, लेखक है, दस्तकार, इनको खाने के सामान देते थे। खाने का सामान जो राजा, लेखक, दस्तकार थे वे किससे प्राप्त करते थे? किसानों से प्राप्त करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग, अब वहाँ पर पौधों के भी कुछ अवशेष मिले हैं जिनसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों इन सब की खेती करते थे। तो इस तरह खुदाई में कुछ अनाजों के दाने मिले, पौधों के अवशेष मिले, जिनसे पता लगता है कि वे इन अनाजों की खेती करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। अब वे जमीन की जुताई भी करते थे, खेती करते थे, जुताई, इसके लिए वे हल का उपयोग करते थे। हल आपने भी देखा होगा खेतों में, उसी तरह का हल हड़प्पा काल में भी काम में लिया जाता था। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए, लेकिन क्योंकि वो लकड़ी का बना होता था, तो क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे इसलिए वो पूरे नष्ट हो गए। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे खिलौने मिले जो हल की आकृति के थे, जिससे पता चलता है कि वे लोग खेती करने में हल का उपयोग करते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। अब जो पश्चिमी एरिया था वहाँ पर बारिश कम होती थी, तो अब जब खेती की जाती थी तो सिंचाई के लिए ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वे पानी को संचय करके रखते थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी।
हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह भी होते थे, लेकिन कुछ महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। और कुछ महीने ऐसे होते थे जब बारिश नहीं होती थी तो वे अपने जानवरों को चारा और पानी लेने के लिए जहाँ चारा पानी होता था वहाँ पर चले जाते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये हमने देखा कि वे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको भोजन कहाँ मिलते थे। जो नगरों में रहते थे उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कौन करता था। अब है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बैत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। कच्छ गुजरात में जो कच्छ का इलाका है वहाँ पर खदीर बैत के किनारे पर एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम था धौलावीरा। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन भी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अब हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो 2 भागों में बटे थे ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लेकिन जो धौलावीरा था वो उसे 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए एक बड़ा प्रवेश द्वार था। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अब गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, अब पहले धौलावीरा और फिर दूसरा यहाँ पर था लोथल, जो था साबर नदी के पास में एक छोटा सा द्वीप था जहाँ कीमती पत्थर, अब जहाँ समुद्र होगा वहाँ क्या होंगे, कीमती पत्थर होंगे, मोती हैं, शंख है, तो इस तरीके की कई धातुएं उन्हें आसानी से मिल जाती थी। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहर बंदी मिले हैं। अब एक ऐसा भंडार गृह मिला जहाँ पर सामान को पैक करके रखा हुआ भी था, और वो कैसे करते थे, उस पर उसको पूरा पैक करके उस पर गीली मिट्टी दबाकर एक छाप लगा दी जाती थी जिसे मोहर कहा जाता था। मुद्रांकन या मोहर बंदी की जाती थी। यहाँ पर एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। अब मुद्रा या मुद्रांकन का मोहरबंदी, ये मोहरबंदी कैसे की जाती थी। मोहरा का प्रयोग सामान से भरे उन मतलब डब्बों में सामान भर दिया जाता था और फिर उन्हें पैक करके उन पर एक सील लगाई जाती थी, जिसे सील लगाने के बाद उसे दूसरी जगह भेजा जाता था। और ये कैसे लगाई जाती थी, मतलब उस बॉक्स को बंद करके उसके ऊपर गीली मिट्टी को पोत कर उस पर एक मोहर लगाई जाती थी। ये देखो ये मोहर है, और ये मोहर भी अलग अलग जानवरों के रूप में बनी हुई थी और उसे लगाकर उसे मोहरबंदी कहते हैं। ये किस लिए लगाते थे, ताकि उससे पता चलता था कि उस सामान को, अगर वो मोहर खुली हुई होती थी तो ऐसा पता चलता था कि भाई ये छेड़छाड़ की गई है सामान के साथ, नहीं तो अगर वो पैक होती थी तो मतलब ये एकदम सुरक्षित है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये था मोहर बंदी। अब है सभ्यता के अंत का रहस्य। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली, जो नाले वगैरह थी, वो सारी टूट गई, नष्ट हो गई, और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो ये सब क्यों हुआ होगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर नदियाँ सूख गई थी, जिसके कारण लोग यहाँ से दूर चले गए या मर गए थे। बिना पानी के तो मर जाएंगे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि जब ईंटें पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत, आग की ज़रूरत होती थी, तो लकड़ी की ज़रूरत होती थी। लकड़ी उन्हें कहाँ मिलती थी, जंगलों से मिलती थी। तो इस तरीके से
जो जानवर वगैरह हैं उनके चारागाह नष्ट हो गए, मैदान समाप्त हो गए होंगे। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा ऐसा लगता है। और एक लास्ट कारण ये इसको ज़्यादा माना जाता है कि जो शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, मतलब दूसरे विदेशी लोग आए यहाँ पर और उन्होंने यहाँ आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को समाप्त कर दिया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। अब जो सिंध में, पंजाब का, हालांकि वहाँ पानी की व्यवस्था थी, ज़मीन उपजाऊ थी, लेकिन वहाँ पर पूरी बस्तियाँ समाप्त हो गई और उन लोगों ने क्या किया, पूरब में और दक्षिण की ओर प्रस्थान कर दिया और वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बनाकर रहने लगे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पढ़ते हैं पिरामिड के बारे में। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। इन पिरामिडों में जो मर जाने के बाद उन्हें अंदर रखा जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी कई चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे उनके खाने की, पीने की, वस्त्र, गहने, बर्तन, उनको जो प्रिय वाद्य यंत्र होता था वो, उनका प्रिय हथियार, उनका प्रिय जानवर, इनको भी उनके साथ में दफनाया जाता था। कभी कभी शव के साथ उन राजाओं के जो सेवक और जो वफादार सेवक और सेविकाएं होती थी उनको भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है। ठीक है बच्चों, चैप्टर पूरा हो गया है। अब आप भी इसको जब पढ़ो तो किताब और वीडियो खोलते समय किताब अपने पास रखोगे तो ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।